परिवार को राशन कार्ड के लिए अब कहीं जाना नहीं पड़ेगा। परिवार पहचान पत्र के साथ वेरिफिकेशन चल रही है। आप गांव में जाके देखो, किसी गांव में पानी की मोटर नहीं है, किसी गांव में पानी की पाइप नहीं है। अगर कहीं पाइप नहीं है तो मोटर है, मोटर है तो पाइप नहीं है। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि हम किसानों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो इंश्योरेंस कराएं। शर्म करो, शर्म करो। आप उस सरकारी स्कूल में बच्चों से फीस नहीं ले सकते हैं। हर 5 या 6 किलोमीटर के दायरे में बच्चों को एक अच्छा स्कूल ऐसा मिल जाएगा जहाँ सब कुछ चीजें वहाँ होंगी। नीचे धरातल के पर कुछ नहीं हो रहा। बोला जा रहा है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 10 साल के अंदर जो है लोगों ने अलग अलग एमएलए ने अलग अलग सरकारों से जैसे इसमें पूछा कि बीपीएल सर्वे कब होगा, हरियाणा में बीपीएल के कितने प्लॉट मिले हैं, और जैसे क्या शहरी क्षेत्र में बीपीएल प्लॉट मिलेंगे, हरियाणा में कितने बीपीएल परिवार हैं, हरियाणा में कितने बीपीएल जो है वो एससी ओबीसी समुदाय से हैं। ऐसे करके 10 साल के अंदर लोगों ने अलग अलग सरकारों ने जवाब भी दिए। मेरा मानना ये है कि जैसे पिछले 2 साल के अंदर आपने देखो इसके अंदर 136 सिर्फ बीपीएल कार्ड बने हैं 2 साल में। इसका एक तो ये रहा कि भी कोरोना का टाइम था, दूसरा ये था कि जो प्रॉपर्टी आईडी थी उस पर भी टीम लगी हुई थी। लेकिन ये जो है स्पीड, अगर क्योंकि हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोग बाग बीपीएल के कार्ड ना बनने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो एक तो इसकी स्पीड बढ़ा दी जाए। दूसरा ये कि जिन लोगों को बस पिछले 25-30 सालों के अंदर जो बीपीएल कार्ड दिए हैं उन लोगों को भी एक बार हमारे को सर्वे करना चाहिए कि आज उनकी जो माली हालत है वो सरकार की नीतियों की वजह से और उसकी वजह से कितनी प्रोग्रेस हुई है उसमें। जैसे उनको अच्छे रोजगार मिले नहीं मिले, जैसे वो उनका जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो उनका, जैसे उनका जो न्यूट्रिशन है खाने में नहीं है, इस तरीके से जैसे उनकी शिक्षा के अंदर आधुनिक शिक्षा मिल पाई या नहीं मिल पाई, साइकिल से वो स्कूटर पे पहुंचे या स्कूटर से वो कार पे मिली नहीं, वो मतलब कि लोअर मिडिल क्लास से वो मिडिल क्लास तक उसका स्टैंडर्ड बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो इस तरीके का जो सर्वे है वो करते रहे तो फिर ये लगेगा कि भाई हमने एक्चुअल में ग्राउंड पे जाके बिल्कुल आखिरी जो लाइन में खड़ा आदमी है उसके लिए काम किया। तो एक ऐसा सर्वे कंटिन्यू अगर जो हम करें, ये एक है, और एक इसकी स्पीड बढ़ा के टाइमलाइन के साथ, ये 2 मेरी रिक्वेस्ट थी आपसे। डिमांड जो है ये तो नेवर एंडिंग है, और किसी का लाइफ स्टैंडर्ड क्या है, किसी की आय क्या है, इसका प्रेडिक्शन डे टू डे करना अब पॉसिबल हमारी सरकार करने जा रही है। हमने पहले जो बीपीएल की लिमिट थी उसको इंक्रीज कर पिछले वर्ष 1,80,000 करने का काम किया, और परिवार को राशन कार्ड के लिए अब कहीं जाना नहीं पड़ेगा। परिवार पहचान पत्र के साथ वेरिफिकेशन चल रही है, और जिस परिवार की आय 1,80 से नीचे होगी उसको इस सूची में आने वाले समय में हम ऐड करने का काम करेंगे, उसकी आर्थिक हालात देखते हुए, क्योंकि केंद्र एक लिमिट तक ही परमिट करती है टोटल जनसंख्या के कि कितने राशन कार्ड बीपीएल होने चाहिए, कितने राशन कार्ड ओपीएच होने चाहिए, कितने एएवाई होने चाहिए, और उन तमाम वैल्यूज़ को देखते हुए हमने पिछले वर्ष ये फैसला लिया कि परिवार पहचान पत्र की वेरिफिकेशन के बाद जो परिवार 1,80 से नीचे स्टैंड करता है, समय अनुसार उसकी आर्थिक हालात को मॉनिटर भी करते रहेंगे और उसको बीपीएल की सूची में हम ऐड भी करते रहेंगे। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूँगी कि निम्मड़ बडेसरा जो प्लांट लग रहा है बड़ा, उसके लिए मैं कहूँगी कि फॉरेस्ट की हमें क्लियरेंस मिल गई है, पेपर्स वर्क पूरे हो चुके, पर ये जो प्रोजेक्ट्स है स्पीकर सर, ये तो साल लग जाएगा बनने में, चाहे वो सिरसली का हो चाहे निम्मड़ बडेसरा का हो। तो 1 साल तक लोग कोई बिना पानी की थोड़ा ना रहेंगे। और जितने आप तब तक ट्यूबवेल से पानी दिया मंत्री जी, मैं आपसे एक बात कहूंगी कि जितना आपने पेपर में पढ़ के जो बताया है ना, ये सिर्फ पेपरों तक सीमित है। आप गांव में जाके देखो, किसी गांव में पानी की मोटर नहीं है, किसी गांव में पानी की पाइप नहीं है। अगर कहीं पाइप नहीं है तो मोटर है, मोटर है तो पाइप नहीं है। तो मेरा स्पीकर सर के माध्यम से आपसे आग्रह है, कमी होगी उसको सुधारें, तो आप पीने का पानी मुहैया करवा दो। 772.35 लाख की जो राशि वो उसका काम चल रहा है, प्रगति पर है, और 31/12/22 तक वो पूरा हो जाएगा। इसी तरह सिरसली समूह है, उसके अंदर 12 गांव हैं, जिसके अंदर 3,622.75 लाख की जो
योजना है वो चल रही है और उसका भी 31/12/22 तक काम पूरा हो जाएगा। तीसरी स्कीम है निम्बर बड़ेसरा समूह, इसमें 34 गांव हैं, एक शहर है बारडा। इसकी भी 100 करोड़ की लागत से इसका काम अलॉट हो गया है, लेकिन लैंड का इशू है और फॉरेस्ट का इशू है। जब ये सेटल हो जाएगा तो इसका काम 1/7/2022 तक शुरू होने की संभावना है और 31/12/23 तक इसकी पूरी होने की संभावना है। जब ये प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी उसके बाद कोई समस्या है तो जल जीवन मिशन के तहत सारा पूरा काम करवाएंगे। एक मेरा इसी का बारे में एक अनस्टार्ड क्वेश्चन था, उसमें तो ये विलेज शामिल ही नहीं थे। जो जवाब आया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से उसमें तो ये शामिल ही नहीं किए गए ये गांव। और अब इन गांव का जो जवाब आया है इतना एस्टोनिशिंग है। इन्होंने कहा 600 एकड़ फसल खराब होगी रतनगढ़ में। रतनगढ़ में खराब जब होगी जब एक बुआई ही नहीं हुई। मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह रहा हूँ, उस गांव में 1 एकड़ की बुआई नहीं हुई रतनगढ़ गांव में। और रोज़ाना ये नहीं है कि वो मेन रोड पर भी गांव है, वो एरिया मेन रोड पर लगता है, सबको पता। सोनीपत जाते हैं रतनगढ़ में 2 साल से कोई बुआई नहीं। और जो धान की फसल थी आज भी वो खड़ी है, जो कटाई नहीं हुई कई किलो में, उसकी कटाई नहीं है, उसकी आज भी खड़ी है वो फसल। उसके जाकर चेक कर सकते, लेकिन इन्होंने दे दिया 160 एकड़ में बुआई नहीं। या तो नीचे कंट्रोल नहीं या सीरियस नहीं है, मतलब या तो इस टाइप के जब कई सवालों के जवाब आए ये नहीं और भी है, कोई नीचे कोई सीरियसली जवाब ही नहीं दे रहा। या तो इसकी कमेटी बना के आप अपने ऑफिसर्स को भेज दो। आज रतनगढ़ में कोई एकड़ बुआई हुई हो रतनगढ़ गांव की तो मैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जो आप सजा दोगे वो लेके नहीं तैयार। लेकिन ये कह दिया आपने सिर्फ 160 एकड़ की। तो इस टाइप की अच्छा बागडू गांव में 6000 बीघे रकबा है, 6000 में से 5500 डैमेज है क्रॉप, 5500। आप जाके तसल्ली कर लो। और इसमें दे दिया सिर्फ 400 एकड़ डैमेज है, 400 एकड़ डैमेज है। तो आप ये जवाब कहाँ से तैयार करवाते हो, कौन तैयार करता है, कहाँ से फीडबैक देते हो आप? इस महकमे ने आप इसने संभालो नीचे क्या कर रहे हैं। आपने मेरा रजिस्ट्री में भी यही काम है, यहाँ भी यही काम हो रहा है। रजिस्ट्री वाला काम इसमें भी हो गया रिपोर्ट में। पर रिपोर्ट नहीं पुट इन करी तो आज ही आपके एसडीएम और उनके साथ 2 अन्य अधिकारियों की कमेटी बनाकर चारों गांव का विजिट करवाकर 7 दिन में वो हमें डिटेल्ड रिपोर्ट दे। और मैं कोशिश करूंगा कि अगले मंगलवार तक एक अपडेटेड रिपोर्ट सदन के पटल पे रखूं, क्योंकि हमारी सरकार का ये प्रयास है कि किसी का एक भी दाना खराब होता है तो उसको मुआवजा दिया जाए। और कहीं अगर कल्टीवेशन ही नहीं हो पाती तो पहले 3500 रुपये दिया जाता था, अब 7000 रुपये मुआवजा दिया है। अगर ऐसा कोई भी सबमर्ज्ड एरिया है, 1 इंच भी है, पिछले दिनों मैं हिसार गया था, जब वहाँ भी मेरे पास नारनौंद के कई फार्मर्स आए जिनने कहा कि हमारा सबमर्ज्ड एरिया है, और हमने उसकी रिपोर्ट अपडेटेड मंगाई, क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू ऑफिसर्स की भी लिमिटेशन है, कमी है। 2 साल से नई भर्ती प्रॉपरली नहीं हो पाई कोविड के कारण। तो मैं जरूर 3 सदस्य कमेटी आज ही नियुक्त करके एक रिपोर्ट नेक्स्ट ट्यूसडे तक सदन में रखूँगा। 2002 पे अभी काम कर रहे हैं। अगर इन्होंने 147 खंड दे दिए पहले और 19 खंड बच गए हैं, जो 128 भूमि अलाट की गई उनमें भी या तो मकान बन चुके हैं, किसी ने 1-2 भैंस रखी हो, नहीं तो वहाँ भी घर बन गए। और 19 की ऑक्शन को तो हमें 3 साल हो गए निगम को कहते हो ऑक्शन करने के लिए, मालूम नहीं वो समय सीमा उनकी क्या है कि कब वो करेंगे। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट आप पानीपत में कर रहे हैं। अमृत योजना के अंतर्गत सब कॉलोनियों में इस टाइम हमारे सीवर सिस्टम बन रहे हैं, पानी की सप्लाई बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जितनी भी पानीपत नगर निगम क्षेत्र के अंदर जितनी भी ये डायरीज हैं, इन लोगों ने अपने घर के अंदर सीवरेज वो डाल रखा है सबमर्सिबल, और जैसे ही गोबर या मूत्र निकलता है तो वो इसको गली में बाहर बहा देते हैं या सीवर में डाल देते हैं। टोटली चौक है। आप इसका सर्वे करवा सकते हैं। ये सूचना भी गलत है। पानीपत में कम से कम इस टाइम 700-800 डेयरी है, और ये सब सिस्टम को, सीवर सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक तो 19 खंड को जल्दी बेचा जाए, ऑक्शन किया जाए इसका, जो भी इसको ले, और बाकी जो
500-600 डेयरीज वाले हैं, इनके लिए ये बिंजोल में एरिया डेवलप किया गया था। उसमें एडिशनल लैंड मिलने को लोग तैयार है, पंचायत देने को तैयार है। इसके लिए पार्षद हमारे वहाँ, उनसे बातचीत भी हुई थी, उन्होंने श्योर किया था। महिपाल जी इस बात को जानते हैं कि वहाँ एडिशनल लैंड हमें मिल सकती है। मैंने ये कहा था, एक म्यूनिसिपल लिमिट के जो अंदर एरिया है, अगर उसको डेवलप होने दिया जा रहा है, वहाँ मकान बन रहे हैं, तो वो अनऑथराइज होना ही नहीं चाहिए, वो तो रहना ही ऑथराइज चाहिए। और अनऑथराइज कह के ना वहाँ पानी की सुविधा मिलती है, ना सड़कों की सुविधा मिलती है, और वहाँ लोग परेशान होते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, इस अनऑथराइज लफ्ज की वजह से हो रहा है। और करनाल तो इसका सेंटर बना हुआ, अभी आपने देखा हुआ डीटीपी पकड़ा गया, डीसी का नाम आ रहा है, तहसीलदार भी अंदर है, एससी भी अंदर है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मंत्री जी इन कॉलोनियों को अगर अथराइज कर दे, जो कमेटी के अंदर है, कोई बाहर से नहीं, थोड़ी बाहर तो बनने लग रही है, और उनको तो सरकार प्रमोट कर रही है, अभी बनवा रही है, उसी में डीटीपी को पैसे मिलते हैं। तो ये जितना भी मामला है, इसको आप एक तरफ से अथराइज कर दो, सरकार को फायदा होगा, म्यूनिसिपल कमेटी को पैसे मिलेंगे और डेवलपमेंट का काम भी होगा। और अगर आपने वैसे ही नीचे को अंडर हैंड ठगी का ही काम चला के रखना है तो आपकी मर्जी। बताए तो मैं सरकार कोई ज्यादा नहीं है ये। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से फ्लोर ऑफ द हाउस पर ये कह रहा हूँ कि मेंबर आप बात तो मेरी सुन लीजिए। आप शर्म करो, शर्म करो। अरे फ्लोर ऑफ द हाउस पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी भी मेंबर के पास कोई रिटर्न में हमें शिकायत दे, उसकी इंक्वायरी हम करवाएंगे। और हमने 1300 कॉलोनियों को ऑथोराइज करने का प्लान बनाया है। तो जो आपके पास है, आप इतनी दफा यहाँ कह रहे हैं, आप लिखकर एक कागज दे दो ना। हमने सभी नियमों को खत्म कर दिया है। आप अब बैठ जाओ। नहीं, आप कौन होते हो बिठाने वाले? आप पूछने वाले आप कि क्या जो एग्जिस्टिंग स्टाफ हमारा, जिनको आप हमारे जो दूसरे स्कूलों से वहां पर लेकर गए हैं, तो ये जो हिंदी में जिन लोगों ने आज तक पढ़ाया है, वो किस प्रकार से मॉडल, क्या हिंदी मतलब इंग्लिश मीडियम जो है, जिन्होंने आज तक हिंदी में पढ़ाया है, क्या वो टीचर्स वही के वही जाकर वहां पर पढ़ाएंगे? और अगर आप मान लीजिए आपने 10,000 टीचर्स को आप एग्जिस्टिंग स्टाफ में से लेकर मॉडल संस्कृति में ले गए, तो जो हमारे मौजूदा सरकारी स्कूल हैं, चाहे वो प्राइमरी हैं, चाहे वो सेकेंडरी हैं, सीनियर सेकेंडरी हैं, जिसमें एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, डिसेबल, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनका स्टाफ आप मॉडल संस्कृति में ले जाएंगे, तो उन स्कूलों का क्या भविष्य होगा? हम उनकी वैकेंसीज कैसे पूरी करेंगे? आज के समय में कुल मिलाकर हमारे पास स्टेट में जो वैकेंसीज हैं 49,497 वैकेंसीज हैं, जिसमें हमारी नॉन टीचिंग भी इंक्लूड करते हैं। जब हमारे पास वैकेंसीज समझ लीजिए 50,000 के करीब वैकेंसीज हैं, हम उनकी एडवर्टीजमेंट नहीं निकाल रहे हैं। जो एडवर्टीजमेंट निकली हुई है हम उनकी भर्ती नहीं कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा एस्टेट युवा पास हमारा घूम रहा है, हम उनको भर्ती नहीं कर रहे हैं। तो एक तो मेरा ये प्रश्न कि हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में आप कर रहे हैं, उनको कैसे पढ़ाएंगे? और जो वैकेंसीज हो जाएंगी यहाँ पर, उनको आप कैसे फिलअप करेंगे? और दूसरा, मैं ये बजटरी प्रोविजन देख रही थी, बजटरी प्रोविजन के तहत कोई स्पेशल 1 करोड़ भी नहीं, 50 लाख भी नहीं, 1 लाख भी नहीं, मॉडल संस्कृति स्कूल के लिए कोई भी अलग से बजटरी एलोकेशन नहीं किया गया है, केवल और केवल ये नामकरण किया गया है। और एक और फिर उसके बाद मेरा ये है प्रश्न, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 फ्री एंड कंपल्सरी एक्ट के तहत अध्यक्ष जी, आप सरकारी स्कूल में बच्चों से फीस नहीं ले सकते हैं। ये एक्ट में ही लिखा है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चे को आपको अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा देनी पड़ेगी। सरकारी स्कूल हैं, उनका क्या होगा? जो गरीब बच्चे हैं, क्योंकि उसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, आप क्या करोगे कि सरकारी स्कूल के टीचर आप संस्कृति मॉडल में भेज दोगे, आप गरीबों के साथ न्याय करोगे? इसमें कोई ऐसा नहीं है। इसमें तो पहले ही है, गरीबी बच्चों के लिए तो खोल रहे हैं हम। हर मतलब जब हम 500 खोल देंगे तो हर 5 या 6 किलोमीटर के दायरे में बच्चों को एक अच्छा स्कूल ऐसा मिल जाएगा जहाँ सब कुछ चीजें वहां होंगी, हर तरीके की पढ़ाई वहां होगी, तो वो सारा कुछ होगा। तो उसमें सबको है, कोई ऐसा नहीं है। गरीब के लिए तो प्राथमिकता ये है कि 1,80,000 से आमदनी जिसकी कम है उससे कोई फीस नहीं ली जाएगी, केवल उससे फीस ली जाएगी मामूली सी, जो 1,80,000 से
1.80 से ऊपर है, 1,80,000 से आमदनी जिसकी ऊपर है उससे केवल फीस ली जाए। तो सदन पटल के ऊपर रख दूंगी, आप देख लीजिएगा, सीएम साहब भी देख लेंगे। ये असलियत, ये है असलियत। नीचे धरातल के ऊपर कुछ नहीं हो रहा। बोला जा रहा है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि गिरदावरी जब कहा जाता है तो गिरदावरी जो है कहा जाता है कि 50% से कम करो, तो आधे किसान जो है वो उससे गिरदावरी से और उससे वंचित रह जाते हैं। फिर कहा जाता है अध्यक्ष जी देखो फिर खड़े हो गए। अब ये एक चीज का जवाब देना चाहता हूं कि हरियाणा के किसानों तक जब से 2016 से आज तक 1500 करोड़ रुपए का प्रीमियम लिया गया, 5,210 करोड़ रुपए 5,210 करोड़ रुपए उनको बीमा मंजूर किया गया, जिसमें से 4,729 करोड़ रुपए उनको मिल चुके हैं। और तीनों हरियाणा पहला प्रदेश है जो बीमा कंपनियों से पैसा लेता है, उससे ज्यादा पैसा बंटवाया गया है। ठीक है जी। हरियाणा पहला प्रदेश है कि कंपनियों से जो पैसा लिया गया प्रीमियम वो ज्यादा बंटवाया गया है, किसान को फायदा हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आती कि किसानों को फायदा होता है तो माननीय सदस्य को दिक्कत क्या है? किसान खुश है, हम खुश हैं, ठीक है दलाल साहब, खुश हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा है उसको किसान की खुशी देखी नहीं जाती। आपको ध्यान होना चाहिए, आप इसी सदन में हमारे साथ बैठते थे और हम पटके पहन करके आए थे। कांग्रेस गवर्नमेंट का राज था, आपके खिलाफ एक्शन लिया गया था कि नहीं लिया गया था? नेम कर दिए गए थे सारे मेंबर। तो कम से कम जो पटके पहने हुए लोग इनको बाहर तो करो। पटके को नहीं है कोई भी। ये कैसे कह दिया आपने कि पटका उतार अब नहीं है, जेब में डाल दिया? हमने भी जेबों में डाले थे, हमें तो नेम किया गया था। पहले उनको बाहर निकालो। उनको बाहर निकालो पहले आप। ठीक है, हाउस की कोई गरिमा होती होगी। हो गई बात है बेसिकली। अब आप बाहर निकालो, हमें नेम किया गया था इसी हाउस में इस बात के ऊपर। कोई निकाल के लहरा कर जेब में डाल ले, फिर आप कह दो ठीक है जेब में डाल लिया, क्या मतलब हुआ? हो गया ये तो जी। आपको इसमें हाउस की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। आप सदन के नेता हो, आप भी अपनी आपकी पार्टी का, इसलिए आपने भी इसको छूट दे दी भी तू जेब में डाले, ठीक है। अरे एक मिनट, ये कोई खास बात, ये इनका कसूर नहीं है, का थोड़ी ला गया है यार। ये इनका कसूर नहीं है, ये शायद इनको शायद इस बात का समझ नहीं है। ये भी एडवोकेट रहे हैं पैसे से, लेकिन इनको भी इस बात की समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है कि कोई भी राजनीतिक दल का झंडा या कोई आपका ये जो बैज कोई भी आदमी लगा करके सदन के अंदर नहीं आ सकता। युद्ध तो सरकार के गलत फैसलों की वजह से 1 वर्ष तक घर बार परिवार खेत सब छोड़ करके इनके खिलाफ आंदोलन करता रहा। आज जब उसने कोई अच्छी फसल बोई, खेत में कोई बारिश होगी, ओलावृष्टि होगी, उसकी वजह से फसल खराब होगी, तो सरकार बजाय 12 और 15 हजार रुपये देने के 50,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को मुआवजा देना चाहिए। और जो जिले, जैसे अभी आपके मेवात की बात कर रहे थे, अगर मेवात में भी फसल खराब हुई है तो मेवात की भी स्पेशल गिरदावरी होनी चाहिए। मेवात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेवात भी तो हमारे प्रदेश का एक बहुत अहम हिस्सा है। आने वाले समय में गुड़गांव के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एरिया होगा तो मेवात का ही होगा। उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। उसके अंदर भी किसान की फसल का स्पेशल गिरदावरी मुख्यमंत्री जी करा करके और आपको उनको भी मुआवजे के रूप में 50,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से देना चाहिए। ओलावृष्टि और बारिश की वजह से जो फसलें खराब हुई है, जो मेरी जानकारी में है, मैं हल्के वाइज आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हल्का जगाधरी के अंदर धीमो, कड़कोली, हपसपुर और खिजराबाद, इस पे फसल खराब हुई है। करना चाहिए कि रिस्क एक्सपोजर प्राकृतिक आपदाओं का भी है, बीमारी का भी है, बाकी सब चीज़ों का भी है।
तो इसमें विषय तो बहुत है, लेकिन केवल कंपनसेशन के नाते पहले तो सरकारें ही कंपनसेशन दिया करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब से फसल बीमा योजना शुरू की है तो मैं समझता हूँ ये चर्चा 25-30 साल की चर्चा के बाद ये प्रावधान आया कि एक फसल बीमा योजना बनाई जाए और फसल बीमा योजना को स्वीकार करके और उसको लागू किया गया। कुछ परिवर्तन भी बीच बीच में होते रहे, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि हम किसानों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो इंश्योरेंस कराएं। इंश्योरेंस कराने के कई प्रकार के लाभ अपने को जो दिख रहे हैं कि एक तो कंपनियों का अपना एक सिस्टम है, उसमें कोई अदल बदल करना होगा, कमी होगी तो ध्यान कराया जा सकता है, ये कमी इसको ठीक किया जाए। दूसरा, कंपटीशन में कंपनियां भी कई आती हैं, उनका अपना अपना रेट रहता है, उस कंपनियों में रेट में भी आते हैं। बजट में बार बार एक चीज को रिपीट करना अच्छी जो है परंपरा नहीं है। मेवात कैनाल फीडर को आप चेक कर लीजिए सीएम साहब, कितनी बार रिपीट हुई है। 4 साल में काम तो शुरू हुआ नहीं, लेकिन कागजों में जरूर बार बार होती है। नहीं, आप बार बार उसको हमेशा ये ना करो ना, उपलब्धि दिखाओ किसी जिसका आपने शिलान्यास 2-2 बार रख दिया, उसके बाद भी आप किसी चीज नहीं सर, मतलब ये दिस इज मतलब वेरी सीरियस। मतलब आप मतलब किसी चीज के लिए ऐसा मतलब बार बार एक चीज को भ्रमित करने के, हमें और तो कुछ मिला नहीं। आपने वैसे तो शिक्षा में दिखा रखा है, बुलेट पॉइंट्स में तो दिखा दिया कि यूनिवर्सिटी दे दी पर वैसे इसमें बजट में दिखाया नहीं कि यूनिवर्सिटी दे दी मेवात क्षेत्र को। और बुलेट पॉइंट्स में जो प्रेस को गया है, हमारे अखबारों में छपा है, हम ढूंढते रह गए इस बजट में कि कहीं कोई मिल जाए मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी। यहाँ वहाँ हमारे यहाँ हेडलाइन लग रही है, जो आपके डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ने मुख्य बिंदु भेजे हैं। सर ये भी बड़ा वो इशू है आपका, मतलब जो है वो डिस्पैरिटी इसी बात में कि बजट में कुछ कह रहा है और आपका पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट भ्रमित करने के लिए क्यों इस तरह के मुख्य जो बिंदु हैं उनको भेज रहा है प्रेस में छपने के लिए। जो चीज है ही नहीं उस चीज का इस चीज का कराया जाए। सर हमें जरूरत है यूनिवर्सिटी की, इस बात को नहीं कहते, हमें जरूरत है सर मेडिकल कॉलेज में। हुड्डा साहब ने 35 एकड़ को उसमें जो नर्सिंग के लिए और उसके पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती के लिए जमीन की जरूरत है, उसमें करवाइए सर, हमें जरूरत है। ये बजट हरियाणा वासियों के साथ एक मात्र दिखावा है। इस बजट में ना तो गरीबों का ध्यान रखा गया है, ना ही किसानों की आय दुगनी करने का ध्यान रखा गया है, ना ही मजदूर वर्ग का ध्यान रखा गया है। एक कहावत है कि ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात ये सिद्ध करता बजट ये बिल्कुल दिशाहीन बजट है। मैं ये कहता हूं, आज तक मेवात की बात लेता हूं, मेवात की बात करता हूं मैं। मेवात में आज तक 7 साल हुए हैं, आज तक कोई काम इस सरकार ने नहीं किया। जो काम हुए थे, चाहे सोना से नहू तक 4 लेन था, वो हुआ था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में हुआ था। अलग से टीचर का मेवात में कैडर बना था तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में बना था। 5 पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए थे, वो बनाए थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में बनाए थे। 3 बस स्टैंड बनाए थे, वो बनाए थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में बनाए थे। और हरियाणा में सबसे बड़ी ITI बनाई थी नहू में, वो बनाया था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में। और किसानों के जमीनों के रेट ज्यादा हुए थे, वो हुए थे चौधरी भूपेंद्र साहब के हुड्डा में। और अब एक कहावत आ गई जब से ये सरकार बनी है कि जब से हुड्डा साहब और बीजेपी की सरकार बनी है, एक कहावत है, हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। और जब से बीजेपी की सरकार बनी है, बीजेपी तेरे राज में और जीती गई ब्याज में। ये बहुत बड़ी बात है। सर जी मैं ये बताना चाहता हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर बैठ जाओ नीरज, बोलो आप। मैं स्पीकर सर एक बात कहना चाहता हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने आर्बिट्रेबल रेल कॉरिडोर जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र किया।